तो कम्युनिटी फार्मेसी में टॉपिक है ओवर द काउंटर मेडिकेशन मींस ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मेडिकेशन में लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग देखेंगे रेस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, किसके अगेंस्ट में, माइनर एलिमेंट्स एडवाइस, और अगर माइनर एलिमेंट्स हैं उसके क्या सिम्टम्स होंगे। उसके बाद क्या है, सेल्फ केयर कंडीशन, एडवाइस फॉर सेल्फ केयर कंडीशन। फार्मासिस्ट आपको एडवाइस करेगा कि आप खुद भी अपना ध्यान रख सकते हो, सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हो, सेल्फ केयर कर सकते हो, राइट। कंडीशन सच एज, कौन कौन सी कंडीशंस है ये देखो, ऐसी चीजें हैं इसमें, ऐसी माइनर एलिमेंट्स हैं, ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनकी दवाएं हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मेडिकेशन में दिया जाता है। मींस जनरली ऐसे केसेस में जनरल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के पास नहीं भेजा जाता है ना। जैसे पेन, किसी को पेन होता है, चाहे वो हेडक का पेन हो, चाहे वो मसल का पेन हो, चाहे वो स्ट्रेन हो, है ना। तो किसी पेट का पेन हो, किसी भी तरीके का अगर होता है पेन, तो हर बार पेन के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हमारे घर में दवाएं रखी हैं, हम लोग ले लेते हैं। यूजुअली सब यही करते हैं, है ना। कफ हो गया, सर्दी के लिए कौन जाता है भाई, कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी को वोमिट आ रही, किसी को बुखार आ गया है, सोर थ्रोट हो गया है, स्किन डिसऑर्डर हो गया है, ओरल हेल्थ बोले तो मुंह में छाले निकल आए हैं, दांत का पेन हो गया, गम में स्वेलिंग आ गई है, अक्सर ठंडियों में गम में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये वो छोटे छोटी सी बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट हम घर पे ही कर लेते हैं, राइट। मीन्स यूजुअली कोई फैमिली मेंबर पढ़ा लिखा है, या पास में हम मेडिकल स्टोर पे गए, मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट है उनसे पूछ के दवा लेके आ गए और आराम मिल गया। तो ऐसी दवाएं जिनमें हमें किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन की लिस्ट में आती हैं। तो ये वही सारे माइनर एलिमेंट मींस छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी कमियां हैं हमारे अंदर, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनका इलाज हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी करा सकते हैं नॉर्मली कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग पेन मैनेजमेंट देखेंगे और कफ का मैनेजमेंट देखेंगे, दो चीजों के बारे में आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले कैसे रेस्पॉन्डिंग टू द सिम्टम, देखो जो फार्मासिस्ट होता है, स्पेशली कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर जो सिस्टम है हमारा, है ना, फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, और सर्जन हो गए, मास्टर्स हो गए, है ना। तो इन सब में जो सबसे आसानी से एक्सेसिबल है, आप किसके पास सबसे आसानी से पहुंच सकते हो, तो जो प्राइमरी कड़ी है, आपको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल में जाना है वहां नंबर लगाना पड़ेगा, कहीं सर्जन के पास जाना है ना, कहीं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, तो आपको बाकायदे लाइन लगानी पड़ेगी। मीन्स उन तक पहुंचने के लिए कई सारे बैरियर्स हैं। लेकिन किसी फार्मासिस्ट के यहां देखा है आपने कि लाइन लगाना पड़े, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो, जा सकते हो मेडिकल स्टोर पे। कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपकी कम्युनिटी में ही अवेलेबल रहता है, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल। भाई फार्मासिस्ट क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल सबसे इजीली एक्सेसिबल होता है हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इन द कम्युनिटी कैन मैनेज द पेशेंट विद सिम्टम्स ऑफ माइनर एलिमेंट एट द अर्ली स्टेज। आने वाले समय में फार्मासिस्ट को भी क्लिनिक खोलने का अधिकार मिल जाएगा। अब यह है कि मेजर सर्जरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मेडिसिन का एक्सपर्ट होता है। मेडिसिन का एक्सपर्ट तो एटलीस्ट जैसे फर्स्ट एड हो गया, या दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन, ये सब लिखने के अधिकार फार्मासिस्ट को मिलेंगे। भाई जैसे एग्जिट एग्जाम आ रहा है, अब इससे क्या होगा, जो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा वही आगे जाएगा। अभी तक क्या होता था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल स्टोर में बैठ के दूर कहीं यूनिवर्सिटी से, जिसका एड्रेस भी नहीं मालूम, वहां से उनका बाकायदे डिप्लोमा आ जाता था, वो रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, या डिग्री आ जाती थी, रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, और जब एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब जो फार्मासिस्ट है, कोई भी माइनर एलिमेंट होता है उसको ठीक करने के लिए, सही सजेशन देने के लिए कौन सी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेनी है, उसके लिए सफिशिएंट होता है। अब माइनर एलिमेंट इज डिफाइंड एज, माइनर एलिमेंट क्या है, हेल्थ कंप्लेन विच बाय द सिंपल एक्शन। मीन्स सिंपल छोटी मोटी समस्याएं, भाई कभी सर दर्द हो गया, कभी आंख में दर्द हो गया, कभी कंजक्टिवाइटिस हो गया,
है ना। कभी गर्दन किसी की अकड़ गई, किसी हल्का सा पेट में दर्द हो गया, किसी ने उल्टा पुल्टा खा लिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये लूज मोशन हो गया, सब छोटी छोटी समस्याएं हैं। पेशेंट कुड हैंडल देमसेल्फ, अगर पेशेंट पढ़ा लिखा है, खुद से हैंडल कर सकता है बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास बिना गए। दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस को क्या बोलते हैं? सेल्फ लिमिटिंग और अनकॉम्प्लिकेटेड। ये सारी सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप ठीक होने वाली, अनकॉम्प्लिकेटेड है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन से इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पेशेंट क्या है? ओवर द काउंटर मेडिकेशन से इनको रिलीफ मिल जाता है। 4-5 कम्युनिटी फार्मासिस्ट में इतना पोटेंशियल है कि वो एक कम्युनिटी, एक गांव हो गया, एक नगर हो गया, एक सोसाइटी हो गया, अगर उसमें 4-5 मेडिकल स्टोर या 4-5 कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं तो उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे उसको संभाल सकते हैं। ओवर द मेडिकेशन मींस अगर ओटीसी सही तरीके से ज्ञान हो जाए और लोग फार्मासिस्ट पे ट्रस्ट करने लगे। ट्रस्ट कब करेंगे? जब फार्मासिस्ट खुद मेडिकल स्टोर पे बैठेगा। आज भी अपने यहाँ भी मेडिकल स्टोर से दवाएं, मींस मान लो तो 40% लोग पूछ के दवा लेके आते हैं। जिनको थोड़ा भी नॉलेज है वो जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, पूछते हैं भैया सर दर्द हो रहा है, हमको दवा दे दो, है ना। इवन टिटनस हो गया, एक इंजेक्शन लगा दो, यहाँ तक चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फार्मासिस्ट है इजिली अवेलेबल है और 4-5 मिलके आराम से इतना पोटेंशियल है कि एक सोसाइटी को संभाल सकते हैं, जिससे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ केयर, प्रोमोटिंग द हेल्थ। तो किसी छोटी मोटी समस्याओं के लिए अगर फार्मासिस्ट मिल जाता है तो पेशेंट को बड़ी समस्या नहीं होती। ऐसा नहीं है पेशेंट अगर खुद से दवा खा लिया, उसको नहीं नॉलेज है, प्रॉब्लम बढ़ सकती। फार्मासिस्ट के पास जाएगा, एटलीस्ट उसको नॉलेज है दवा के बारे में, वो बताएगा कि इस दवा को आपको इस तरीके से लगना है। ओवर द काउंटर है। अब ओवर द काउंटर का मतलब ये थोड़ी कि घर पे आपके रखा है, आप चबाते चले जाओ, कुछ नुकसान नहीं करेगा। एटलीस्ट फार्मासिस्ट के पास जाओ, उसको नॉलेज है, वो बताएगा आपको, है ना। मैनेजमेंट ऑफ द माइनर एलिमेंट रिजॉल्व अराउंड द 3 मेन कॉम्पोनेंट होते हैं। जैसे एक होता है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मीन्स उस जो प्रॉब्लम आपको है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया जाए, इकट्ठा की जाए। फिर काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग में सेल्फ केयर, लाइफ स्टाइल क्या है आपकी, अगर कोई समस्या है तो फिर फिजिशियन को रेफर कर देता है फार्मासिस्ट। तीसरा है डिस्पेंसिंग मीन सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी यूज मेडिसिन। तो ये फार्मासिस्ट ही ये काम कर सकते हैं। भाई पहले काउंसलिंग करेंगे, देखेंगे अगर समस्या छोटी मोटी है, माइनर एलिमेंट है, तो वो दवा बता देगा, ये वो दवा लेके आप ठीक हो सकते हो। अगली बार के लिए आप अलर्ट हो जाओगे। ऐसी समस्या आएगी तो आपको नॉलेज हो गया है ना, तो आप सेल्फ केयर अपनी कर सकते हो। बड़ी समस्या है, फिजिशियन को रेफर कर देगा। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, अभी आप क्या है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत सारी भरमार है मार्केट में। सॉल्ट की मार्केट में मेडिसिन की भरमार है, आपको अंदाजा नहीं है। फार्मासिस्ट डील करता है दवाओं से, उसको नॉलेज है कि वो दवा किस तरीके से काम करती है, तो उसके पास जब जाओगे तो वो मेडिसिन सेलेक्ट करके देगा जो आपके लिए फायदेमंद होगी। ओके, तो अब ये तो बात हो गई कि भाई किस तरीके से फार्मासिस्ट जो है सिम्टम्स पे रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से रोल है उसका। अब शुरू करते जैसे एक एक सिम्टम लेके, जैसे सपोज करो पेन मैनेजमेंट, पेन का मैनेजमेंट करना। किसी पेशेंट को पेन हुआ तो पेन कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ कंडीशंस हो सकती हैं। एग्जांपल जैसे फार्मेसी में कह सकते हो, जैसे हेडेक हो गया, दांत दर्द हो गया, मस्कुलोस्केलेटल पेन हो गया, या मेंसेस जब फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं तो उसमें भी पेन होता है। तो बहुत तरीके के पेन हो सकते हैं। अगर स्पेशली बात करें तो कुछ एक्यूट है, कुछ क्रोनिक है। अगर एक्यूट पेन की बात करें तो ऑनसेट, इमीडिएट, बिना किसी रीजन के उठने वाला पेन, अचानक से। और वहीं क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक का पेन जो है लंबे समय तक, कोई बीमारी लंबी हो उसको क्रोनिक बोलते हैं, कोई तुरंत इमीडिएट हो गई हो उसको हम एक्यूट बोलते हैं। तो एक्यूट पेन मतलब हम गिर गए, चोट लग गई, तुरंत पेन होना शुरू हो गया। ठीक क्रोनिक पेन कोई बीमारी है उसकी वजह से पेन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से रेगुलरली आप एनाल्जेसिया मींस एनाल्जेसिक या पेन रिलीवर ले रहे हो। ओके, तो ये तो दो तरह के पेन होते हैं। अब एडवाइस फॉर सेल्फ केयर में क्या है भाई, कैसे एडवाइस देगा कम्युनिटी फार्मासिस्ट? आइडेंटिफाई एंड डिस्कस कॉज ऑफ पेन। आप जब जाओगे उसके पास बताओगे भाई हमको यहाँ पे दर्द हो रहा है ना, तो फार्मासिस्ट आपसे बात करेगा, पूछेगा, डिस्कस करेगा कि पेन क्यों हुआ। भाई बैठे बैठे हो गया क्या, गिर गए, या कुछ और समस्या है। इंश्योर नो स्ट्रक्चरल डैमेज नीड टू बी एड्रेस्ड। ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि कहीं कोई टिश्यू डैमेज तो नहीं हुए, कहीं कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। जब ये इंश्योर कर लेगा फार्मासिस्ट तभी उसको दवा देगा, है ना। मींस कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है ना, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, कोई इंजरी नहीं हुई। ओके, रेस्ट द एसेंशियल, अलाउ द इंजरी टू रिकवर।
जो भी समस्याएं हैं उन समस्या को बता के वो रिकवर कराने की कोशिश करेगा। एक्सक्यूज मी, फॉर स्प्रेन एंड कोल्ड पैक, कहीं देखते होगे जैसे चोट लग गई, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, हल्का फुल्का चोट लग गई, तो उसमें क्या है, जैसे ठंड आइस के पैक आते हैं जिसको कोल्ड पैक्स बोलते हैं, उनको लगा रहे। जैसे अभी भाई मान लिया किसी ने ईंटा फेंक के मारा, यहाँ आपको चोट लग गई, स्वेलिंग आ गई, आइस का पैक लगा दो। मीन्स किसी कपड़े में आइस को लपेट लो, आइस पैक वैसे भी आते हैं, नहीं है तो घर पे बना लो, कपड़ा डबल फोल्ड करो, उसके अंदर आइस क्यूब्स लगा दो और उसको रैप कर लो। रैप करने के बाद आराम से रखो, देखो बहुत आराम मिलेगा। पेशेंट जल जाए, कहीं जल जाता है, आइस क्यूब लगा के रखो उसको, बहुत आराम। जब तक आइस पैक रखा रहेगा तब तक उसको जलन का एहसास नहीं होगा, राइट। तो ये क्या प्राइमरी मेडिकेशंस हैं, मीन्स सेल्फ केयर, ये आप खुद भी घर पे कर सकते हो, इसमें कहीं मेडिकेशन का वो नहीं है। 5 to 10 मिनट ऑफ द इंजरी एंड पीरियड नो लॉन्गर देन 20 to 30 मिनट, है ना। 5-10 मिनट की कोई इंजरी है तो वो ठीक हो सकती है। जेंटल हीट, कई बार केसेस में अगर जैसे ठंडियों में देखते हैं मसल अकड़ गई है, स्टिफनेस आ गई है ना, तो स्टिफनेस आ जाए तो सिकाई कर दो, थोड़ा सा जेंटल हीटिंग पैड वगैरह आते हैं उनसे सिकाई कर दो तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। ये सेल्फ केयर है, मीन्स दर्द अगर इसकी वजह से हो रहा है तो इस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं उसको। ओके, मस्कुलो स्केलेटन इंजरी, अगर कहीं मसल्स वगैरह खिंच गई हैं, उसमें इंजरी हो गई है, कैन बी ट्रीटेड विद द आइस कंप्रेशन, इलिवेशन या राइस थेरेपी, है ना। मस्कुलो स्केलेटन पेन अगर हो गया है तो हम राइस थेरेपी, राइस मतलब होता है राइस, RICE, आर मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी, रेस्ट्रिक्ट बोले तो रेस्ट है ना, रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी मीन्स मूवमेंट बंद कर दो, इधर उधर जाने से प्रतिबंधित किया जाए। फिर राइस का देखो RICE, आर से रेस्ट्रिक्ट पहला, दूसरा आई है आइस का एप्लीकेशन, जैसे ही चोट लगे तुरंत 20 मिनट के लिए उस पर बर्फ लगाएं, आइस लगाएं, इसको बोलते हैं आइस थेरेपी। टोटल सबका कॉम्बिनेशन है राइस थेरेपी, ठीक है। सी का मतलब कंप्रेशन, घायल क्षेत्र के ऊपर टाइट पट्टी बांध दें, जिससे क्या कहीं हल्का फुल्का भी अगर ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं तो वो कम हो जाएंगे, इसको बोलते हैं सी। ई की बात, एलिवेट द इंजर्ड एरिया, जिस एरिया में इंजरी हुई है उस पोर्शन को ऊपर की तरफ रखें, ऊपर की तरफ उठाएं और उसकी लगातार सिकाई करते रहें, तो इसको बोलते हैं हम राइस थेरेपी। राइस का मतलब रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी या रेस्ट, आई मतलब आइस, सी मतलब कंप्रेशन, ई मतलब एलिवेशन। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, इसको बोलते हैं राइस थेरेपी। इससे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पेन मैनेजमेंट हो सकता है। तो राइस थेरेपी अगर MCQ में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। कई बार क्या करते हैं 3 के ऑप्शन बता देते हैं और बोलते हैं ई मतलब क्या होता है राइस थेरेपी में, या इधर 3 के बता दिए आर मतलब क्या होता है राइस थेरेपी में, है ना। तो उनके ऑप्शन दे दिए, आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है OTC मेडिकेशन में, भाई पेन मैनेजमेंट है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन होंगे OTC में। 3 तरह की OTC मेडिकेशंस, जैसे पेन में जो नॉर्मली घरों में होती हैं, पैरासीटामोल भाई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, और जब एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन का एक पार्ट होता है पेन और एक पार्ट होता है फीवर। इन्फ्लेमेशन अगर किसी को हुआ तो उसको पेन भी होगा, फीवर भी आएगा, तो इसका मतलब जो ड्रग्स एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं वो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों होंगी, करेक्ट। तो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन, जिस तरीके का पेन हुआ, हेडेक होता है लोग एस्प्रिन ले लेते हैं, ज्यादा बॉडी पेन हुआ तो आइबुप्रोफेन ले लेते हैं, बुखार के साथ एक्सर्शन हुआ तो पैरासीटामोल ले लेते हैं। OTC मेडिकेशन है, लगभग हर किसी के घर में होती हैं, राइट। 3 एनाल्जेसिक कंपाउंड्स इज इफेक्टिव रेस्पेक्टिव टू आउटकम मेजर्स इन द पेन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पेन कहाँ का है, ठीक, पेन कहाँ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद करके लोग इन दवाओं का लेना मीन्स बहुत भरपूर मात्रा में लोग लेते हैं। एक्सट्रीम केयर मस्ट बी टेकन, इंश्योर द इंटेंशनल अनइंटेंशनल ओवरडोज डू नॉट टेक द प्लेस। अब OTC मेडिकेशन है तो लोगों का माइंड सेट है कि OTC है इट मीन्स सेफेस्ट है, ये नुकसान नहीं करेगी, दवा एकदम सेफ है, लेकिन दवा तो दवा है, अगर आपने गलती से ओवरडोज ले लिया तो वो खतरनाक होगी, चाहे जितना सेफ दवा हो। ओवरडोज होगी तो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे, कई बार लीवर सिरोसिस तक हो जाती है। पैरासीटामोल वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है, वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग इन इंडिया बोली जाती है पैरासीटामोल को, लेकिन पैरासीटामोल की भी अगर ओवरडोज हो गई तो आपका लीवर खराब कर सकती है, राइट।
तो एक्सट्रीम केयर करनी है कि उनकी ओवरडोज ना हो। पेशेंट शुड बी रिमाइंड दैट मैनी ओटीसी प्रिपरेशन कंटेन्स पैरासीटामोल। बहुत सारी ऐसी ओटीसी मेडिकेशन जिसमें पैरासीटामोल, जैसे कोल्ड की दवाएं उनमें ऑलरेडी पैरासीटामोल होता है। फ्लू प्रिपरेशंस की दवाएं हैं, मैक्सिमम डेली डोज बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में लेनी है, तभी आपको आराम मिलेगा। पैरासीटामोल की ओवरडोज अगर होती है तो नोजिया, वोमिटिंग, इवेंचुअली द हेपेटिक फेल्योर मींस लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, विच इज ऑफन नॉट अपरेंट 4 to 6 days, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है ना। पैरासीटामोल डोज इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन नैरो एज। अब देखो पैरासीटामोल बच्चों में भी दी जाती है, उनकी जो एज है उसमें इसमें जो एज के हिसाब से देखो पैरासीटामोल के जो सिरप वगैरह होते हैं उन पे बाकायदे लिखा होता है कि कितनी डोज दी जाती है, किस केस में कितनी डोज दी जाएगी। इंश्योर करना है एक्यूरेट डोजिंग। बच्चों के केस में डोजिंग क्या है, बहुत नैरो बैंड होता है, ज्यादा स्पेस नहीं है आपके पास डोज ज्यादा कम करने का। फार्मासिस्ट शुड एडवाइज अकॉर्डिंगली द पॉइंट आउट द डोजिंग रिकमेंडेशन टू द पेरेंट। तो फार्मासिस्ट क्या है, पेरेंट्स को रिकमेंड करता है कि बच्चों को किस हिसाब से डोज दी जाए, बच्चों को किस हिसाब से ज्यादा कम डोज दी जाए। ये फार्मासिस्ट, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन नहीं है, आपको आइडिया नहीं, आप देखते हो कि जब भी बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले बच्चे का वेट करता है कि बच्चे का वजन कितना है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल फार्मूले हैं जो वजन करेंगे। फार्मासिस्ट पढ़ के आया है, उसको दवाओं का नॉलेज है, उसको सीरियसनेस पता है कि कौन सी दवा कितनी खतरनाक हो सकती है, इसलिए वो क्या करता है, बाकायदे बॉडी वेट के हिसाब से डोज को कैलकुलेट करता है, तब बताता है कि आपके बच्चे को इतनी डोज दी जा सकती है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेन मैनेजमेंट। और क्या है, एसोसिएशन विद एस्प्रिन। एस्प्रिन के साथ अगर ओवरडोज हो जाए तो रे सिंड्रोम हो सकता है। रे सिंड्रोम क्या, फैटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है। ये बेसिकली ज्यादातर जो है फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है आमतौर पर। ठीक शुरुआत के 2 सालों में स्टार्टिंग में दिखती है। गंभीर सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट का अपनी बॉडी पे काबू नहीं रहता है, मींस इनवॉलेंटरी हो जाता है। तो कोई भी काम अपनी इच्छा से, ग्लास पकड़ना है, ये कप पकड़ना है, सपोज करो वो कप नहीं पकड़ पा रहा, कप पकड़ने गया वो छूट गया, मींस अपने अंगों पे कंट्रोल नहीं होता है ना। इसको रे सिंड्रोम बोलते हैं, एस्प्रिन की ओवरडोज से। इसीलिए एस्प्रिन दवाएं नहीं दी जाती अपने आप। ओके, बोथ एस्प्रिन और आइब्यूप्रोफेन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये टॉक्सिक होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्प्रिन और आइब्यूप्रोफेन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पर्टिकुलरली खासकर अगर थर्ड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इन दोनों की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है फीमेल्स में। ठीक, इन दोनों की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। पैरासीटामोल सेफ दवा है प्रेगनेंसी में, है ना, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में। लेकिन खास एक्सट्रीम केयर करनी है कि उसकी कहीं से भी ओवरडोज ना होने पाए। बहुत सारी NSAID है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। लो डोज एस्प्रिन के साथ रिस्क, मींस NSAID को एस्प्रिन के साथ नहीं लेना है, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं। तो OTC मेडिकेशन है, लेकिन OTC मेडिकेशन में भी आपको देखना होगा कि किस ड्रग का किसके साथ इंटरेक्शन है, ये आपको आइडिया नहीं, इसीलिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। OTC है, अगर अकेले लेनी है तो ठीक, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में लेनी तो एक बार प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का जो पहली यूनिट है फार्मासिस्ट, उससे जरूर पूछ लेना चाहिए, वो बताएगा कि इस ड्रग का इसके साथ क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, पैरासीटामोल फर्स्ट चॉइस होती है अगर कहीं पे माइल्ड स्ट्रेन या स्प्रेन होता है। NSAID सच एज आइब्यूप्रोफेन आर एसोसिएटेड विद मोर एडवर्स इफेक्ट। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, खासकर आइब्यूप्रोफेन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, इसीलिए बैन है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है विदेशों में। कई सारे देश ऐसे हैं जहां एस्प्रिन और आइब्यूप्रोफेन बिल्कुल बैन है, बिक ही नहीं रही है, इतने नुकसान है इसके, लोगों की किडनी फेलियर तक हो जाते हैं इसकी वजह से, राइट। लेकिन हमारे देश में तो भाई सब बढ़िया है। टॉपिकल एनाल्जेसिक की बात किया जाए, जो टॉपिकली लगाते हैं तो उनको कभी ब्रोकन स्किन पे नहीं लगाते, ब्रोकन स्किन पे नहीं लगाते। ठीक, अब ब्रोकन स्किन हो, चाहे हेड में कहीं कोई घाव हो गया हो या कहीं कुछ और हो, इनको जब भी इस्तेमाल करते हैं रैप के साथ, रैपिंग के साथ, है ना। ब्रोकन स्किन और यूज्ड अंडर हेड रैप्स आते हैं, उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसका असर एडजॉर्प्शन हो सके स्किन पे और रिलीफ मिल सके। तो ये था आपका पेन मैनेजमेंट। अब पेन मैनेजमेंट में हो गया, लेकिन अब इसमें पेशेंट को एडवाइस देना है
कि ये सिचुएशन आ जाए तो आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ। फार्मासिस्ट को क्या बताना, पेन मैनेजमेंट पूरा हो गया, ठीक है, ये पेन मैनेजमेंट। लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ती है या कुछ और है तो फिर फार्मासिस्ट क्या कहेगा, आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ। अगर हेड की इंजरी हुई हो, पेन उसका हो तो नहीं फार्मासिस्ट देखेगा। अगर पेन आपको हेड में हो रहा है और लगभग मोर देन 4 आवर्स, 4 घंटे से ज़्यादा का पेन है, तो भी आपको जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए। सस्पेक्टेड अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ है तो भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, ठीक है। बच्चा अगर प्रोलॉन्ग हेडेक, बहुत देर से हेडेक हो रहा है बच्चे को, अगर बच्चा 12 साल से कम है तो भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास, ठीक। हेडेक अगर सुबह बहुत ज़्यादा है, उसके बाद काफ़ी हद तक ठीक होता है, लेकिन मॉर्निंग में अक्सर होता है, तो भी आपको जनरल प्रैक्टिशनर से एक बार सलाह लेनी चाहिए। वो सीटी स्कैन वगैरह करा कर देखेगा कि कहीं कोई इंटरनल समस्या तो नहीं है ना। वेयर द एसोसिएटेड ड्राउजीनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड नेक स्टिफनेस, वोमिटिंग, ये सब सुबह की मॉर्निंग में अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना। कॉमनली बना के लिख सकते हो कि किस कंडीशन में जाना है ना। चेस्ट पेन हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल पेन हो रहा है, किसी तरह की कोई और बड़ी इंजरी हो गई है ना। प्रेगनेंसी इन वुमेन हु डज नॉट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन शुड बी रेफर्ड। अगर भाई प्रेगनेंसी है किसी को, उसको माइग्रेन हो रहा है और कई दिनों से हो रहा है, जबकि प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो उसको कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आपको जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए। सिमिलरली इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ माइग्रेन प्रेगनेंसी में, अगर सीवियरिटी मीन्स प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो भी। और खैर जहाँ तक बात प्रेगनेंसी की हो, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी, अगर बॉडी में कोई एबनॉर्मल सिम्टम दिखता है तो आपको पेशेंट डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको तो चलो ठीक है नुकसान कम होगा, लेकिन आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं हम कफ की। कफ मैनेजमेंट कैसे होगा? देखो कफ क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। जब हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन मटेरियल जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो अगर बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी हमारा रिफ्लेक्स में, हमारा इम्यून सिस्टम है, मींस हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, उस सिस्टम के तहत बॉडी क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है, कफ को सिक्रीट करती है और हमें कफिंग होने लगती है। ये कफिंग तब तक होती है जब तक कि वो मटेरियल कफ के साथ बाहर ना चला जाए जो बाहर से आया है, राइट। तो ये एक तरह का बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। तो म्यूकस इरिटेंट सच एज डस्ट या स्मोक कोई चली गई हो, इट्स रेयरली साइन एनीथिंग सीरियस, जरूरी नहीं कि वो नुकसानदायक हो, है ना। मोस्ट कफ क्लियर अप 3 वीक, मोस्टली अगर दवा नहीं लेते हो तो 3 हफ्ते में सारी की सारी कफ क्लियर हो जाती है। डोंट रिक्वायर एनी तरह की कोई ट्रीटमेंट, है ना। 3 दिन से लेके 3 हफ्ते के बीच में चाहे जैसी कफ हो मोस्टली ठीक हो जाती है, तो कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, रूटीन प्रोसेस है। मीन्स एक तरह से अगर सर्दी भी अगर आपको साल में एक बार नहीं होती है तो इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं हो। क्या पूरे साल में एक बार भी ऐसा एक्सपोजर नहीं हुआ आपको जिसकी वजह से कोई पॉलन है, कोई इरिटेंट है, कोई डस्ट पार्टिकल आपके अंदर गया है, और अगर गया है तो बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, आपको सर्दी नहीं हुई है, इसका मतलब आपकी बॉडी सही से इम्यून सिस्टम ठीक नहीं। तो साल में एटलीस्ट 1 बार या 2 बार तो सर्दी होनी चाहिए। ये पहचान है इस बात की कि हमारी बॉडी का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी बॉडी सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही, काम कर रही है। ओके, चेस्ट में देखो 2 तरह के कफ होते हैं, एक प्रोडक्टिव कफ होता है, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। प्रोडक्टिव कफ अगर कोई भी एलर्जेंस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर गया, उसको निकालने के लिए होता है, उसको निकालने के लिए होता है ना। तो जब प्रोडक्टिव कफ की बात हो तो वहां पे हमें कफ सप्रेसेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एलर्जेंस निकल जाएगा तो कफ अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रोडक्टिव और वेट कफ बोलते हैं। वन दैट प्रोड्यूस द म्यूकस मे कॉज फीलिंग ऑफ द कंजेशन, जब म्यूकस सिक्रीट होता है तो कंजेशन सा फील होता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। अनएक्सप्लेन्ड कफिंग दैट लास्ट मोर देन 3 वीक्स मे बी इंडिकेटेड द मेडिकल कंडीशन, अगर 3 हफ्ते से ज्यादा भी कफ है इसका मतलब अब आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है, तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। सम पीपल्स विद द अस्थमा ऑनगोइंग कफ, कुछ लोगों को जो अस्थमा होता है लंबे समय तक कफ रहता है उनको, है ना, बहुत लंबे समय तक खांसी जुकाम अगर रह रहा है तो मे बी कि पेशेंट पार्सली अस्थमेटिक हो सकता है, तो वो फुल्ली अस्थमेटिक ना हो जाए इसके लिए पेशेंट को डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। कफ इज यूजुअली ड्राई कफ, है ना, देयर मे बी द वीजिंग साउंड, अगर ड्राई कफ है, नॉन प्रोडक्टिव कफ है तो वीजिंग साउंड आता है सांस में, जैसे कुछ लोग सांस लेते हैं तो अजीब सी सांस ऊपर नीचे, मतलब जैसे फटी फटी सी आवाज आती है सांस में। अस्थमा कफ कैन बी वर्स्ट एट नाइट, अगर किसी को अस्थमेटिक कफ होता है तो रात में जैसे सूरज उगता है
वैसे कफ ठीक होता है, और जैसे चांद उगता है मीन्स रात जैसे जैसे गहरी होती है, कफ हमेशा रात में गड़बड़ करता है, हमेशा ध्यान रखो, और सूरज की रोशनी में कफ का असर कम हो जाता है। तो कोई एस्थमेटिक पेशेंट को अगर कफिंग की समस्या है तो रात में ज़्यादा दिक्कत होती है। हुपिंग कफ रिजल्ट द कफिंग फिट्स, है ना, तो किसी को अगर हुपिंग कफ है, पर्ट्यूसिस है, तो उसको रात में दिक्कत ज़्यादा होती है, कफिंग ज़्यादा होती है। देयर में भी लाउड हुप मीन्स नॉइस जो है, मीन्स जब सांस ऊपर नीचे होती है तो बहुत ज़्यादा लाउड मीन्स बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, मीन्स अजीब सी फटी सी आवाज़ होती है ब्रीद करने में, है ना, पेशेंट को। सेल्फ केयर की बात करें, सेल्फ केयर में कंज्यूम गर्म पानी पियो, सूप पियो, चाय पियो, हर चीज़ गरम पियो, है ना। प्रोवाइड द रिलीफ स्टिफी नोज लूजन द पेलगम, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे सूप पीते हो, गर्म पानी पीते हो, नमक पानी पीते हो, काढ़ा पीते हो, इन सब चीज़ों से जो बलगम है वो लूज होता है, और लूज होता है तो निकल जाता है। ईट वेल बैलेंस डाइट, इस समय खाना अच्छे से खाना चाहिए, फाइबर्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इफ़ द पर्सन कैन नॉट इंश्योर द गेटिंग कफ न्यूट्रिएंट्स बाय टेकिंग डेली मल्टीविटामिन, इन केस अगर पेशेंट को लगता है कि सब कुछ उसको न्यूट्रिशन से नहीं मिल पा रहा है, तो खासकर ऐसे टाइम पे उसको मल्टीविटामिन की मेडिकेशन लेनी चाहिए, है ना। अवॉइड द डेयरी प्रोडक्ट, अगर सर्दी जुकाम है तो डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए उस वक्त, खासकर दूध या दही नहीं लेना चाहिए। अगर दूध लेते हो तो खाली ना लेके दूध के साथ गुड़ और हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप प्लेन पीते हो तो ये कफ को गाढ़ा कर देते हैं, ठीक हो जाता है ना। अब अल्कोहल वगैरह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देते हैं। तंबाकू या सिगरेट स्मोकिंग मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो ब्रीद के थ्रू लंग्स में जाए, क्योंकि लंग्स में ऑलरेडी कंजेशन है। अगर ये सब चीज़ें जाती हैं तो इनसे क्या है, बॉडी और रिस्पॉन्ड करेगी और कफ गहरा आपका हो जाएगा। डिजॉल्व हाफ टी मीन्स जैसे 1 कप पानी ले लिया, है ना, उसमें थोड़ा सा आपने सॉल्ट डाल लिया, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल लिया। अब उसको आपने गर्म किया, अगर हल्का सा मीन्स हल्का गर्म रह गया तो उसकी 2-3 बूंद जो है नाक में डाल लेनी चाहिए। सलाइन वाटर जिसको बोलते हैं, मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर सिप्ला कंपनी की एक नेसो क्लियर आती है, स्पेशली इसीलिए छोटे बच्चों की नाक जाम हो जाए तो 35-40 रुपए की आती है, उसको ला के रखिए, रात में 2 ड्रॉप डाल दीजिए, 2 ड्रॉप इस नाक में, 2 ड्रॉप इस नाक में, पूरी रात बच्चा आराम से सोएगा, कहीं भी उसकी नाक नहीं सटेगी, है ना। अगर वो नहीं है किसी के पास फिर भी लगता है तो थोड़ा सा पानी गर्म करो, थोड़ा सा 1 टीस्पून उसमें सॉल्ट डाल लो, हल्का सा गुनगुना कर लो, गुनगुना करके ठंडा कर लो और 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल देना चाहिए, नेजल क्लियरेंस हो जाएगा, है ना। ऑलवेज कीप सम क्लॉथ, अब जब सर्दी है तो क्लॉथ को सामने रखना चाहिए, मीन्स अपने पास रखना चाहिए। नोजी वगैरह है तो उसको साफ करते रहना चाहिए। ज़्यादा इस टाइम पे घूमना नहीं चाहिए, घूमने से क्या है, आप इन्फेक्शन फैला सकते हो और खुद भी आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बचा के रखना चाहिए, वो इम्यूनिटी वो एनर्जी काम करे आपको ठीक करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, डिमल्सेंट देते हैं, एक्सपेक्टोरेंट देते हैं, खांस के बाहर आ जाए, कफ सप्रेसेंट देते हैं जिसको हम एंटीटसिव बोलते हैं, है ना। अब तो बहुत सारे ओटीसी मेडिकेशन में ये आते हैं। डिमल्सन सच एज द लिंटस हो गया कंटेनिंग सूदिंग रिएजेंट होते हैं। सप्रेस द वॉलंटरी कफ मैकेनिज्म रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कफ सूदिंग। होम रेमेडी बहुत सारी हैं, जैसे पानी के साथ हनी ले लिया आपने, लेमन ले लिया, ठीक भाई घर पे है, हल्का सा गुनगुना पानी लिया, 1 चम्मच शहद डाला, थोड़ा सा आधा नींबू डाला, उसको लिया, आपको कफिंग में बहुत आराम मिलेगा। कई बार कफिंग करते करते इन्फ्लेमेशन हो जाता है गले में, जब शहद और पानी जाता है तो वो सूदिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है ना। पीडियाट्रिक सिंपल लिंटस, पीडियाट्रिक्स के लिए बहुत सारे लिंटस है जो प्रेगनेंसी में भी फीमेल्स को जरूरत पड़ती है। एक्सपेक्टोरेंट सच एज ग्वानफेसिन प्रोड्यूस द एक्सपल्सन ब्रोंकियल सिक्रीशन। ग्वानफेसिन की सिरप है, ग्वानफेसिन की टैबलेट है जो एक्सपल्सन मीन्स जो भी आपके अंदर कफ है उसको निकालने में मदद करता है, जो भी ब्रोंकियल सिक्रीशन से आया है। एंटीटेसिव जैसे कि सच एज डेक्स्ट्रामेथार्फेन नॉन सेडेटिंग ओपिएट होता है, मीन्स नींद नहीं आएगी इसको लेने से। मेथनॉल हैव बोथ बीन शोन द सप्रेसेंट ऑफ द कफ रिफ्लेक्स। तो जब एंटीटेसिव लेते हैं तो कफ क्या है, ये कफ सप्रेसेंट होते हैं, कफ को सप्रेस कर देते हैं। कफ सप्रेसेंट उस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए जिस कंडीशन में प्रोडक्टिव कफ निकल रहा हो, मीन्स कफ को अगर कफ क्लियरेंस एंड म्यूकस इज रिक्वायर्ड, मीन्स अगर कुछ एलर्जेंस चला गया है और उसको निकालने के लिए कफिंग हो रही है, मीन्स कफिंग जरूरी है, निकलना चाहिए, कफ बलगम निकलना चाहिए, उस कंडीशन में
कफ सप्रेसेंट एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि कफ रुक जाएगा, एलर्जेंस आपकी बॉडी में रह जाएगा। दवा से दबा तो दोगे लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से सर्दी हो जाएगी। नेचुरली ठीक होना चाहिए। पेशेंट को कब अपने प्रैक्टिशनर के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए? अगर उसको कफ बहुत ज़्यादा समय तक आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, वीजिंग साउंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है। मीन्स अब इस स्थिति में जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना इसलिए ज़रूरी है कि वो देखेगा, सिचुएशन देख के बताएगा कि आपको नेबुलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है ना। वेयर द कफ हैज़ लास्ट, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा का कफ है तो प्रैक्टिशनर के पास जाओ। येलो, ग्रीन या रस्टी ब्लड स्टेन आ रहा है आपके कफ में, स्पुटम में, तो भी डॉक्टर के पास जाना है। पेशेंट कंप्लेनिंग चेस्ट पेन, कंजेशन की वजह से, सांस लेने की वजह से अगर चेस्ट में पेन ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास भाग के जाओ, क्योंकि इस कंडीशन में आपको नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। हुपिंग कफ, अगर सस्पेक्टेड है कि भाई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ। रिकरेंट नॉक्टर्नल कफ, बार बार रात में दिक्कत हो रही है, सस्पेक्टेड, अगर किसी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन की वजह से ये समस्या आई है तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज सिम्टम्स क्या है, बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कफ मैनेजमेंट और पेन मैनेजमेंट हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो रेस्ट ऑफ बचे हुए हैं कोशिश करेंगे 2-3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर ओटीसी मेडिकेशन खत्म करने की जल्दी जल्दी। कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताओ। एप्लीकेशन पे भी कमेंट का ऑप्शन है, आप जनरल मींस पर्सनल चैट करके भी ऑप्शन दे सकते हो मुझे, है ना। कोई समस्या हो, बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास कमेंट करने की। कोई दिक्कत हो तो बताओ। बाय।